So, in the last lecture, at least till the last lecture, we can say, हमने ADF, that is एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या था ये देखा था, थोड़ा सा इफेक्टिव डिमांड के बारे में पढ़ा था, और ये सब जो हम पढ़ रहे हैं एमपीसी के बारे में पढ़ा था, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और हम उसके बारे में और भी पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये सब थोड़े डिफिकल्ट कंसेप्ट है, मुझे पता है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये आपके लिए एक थियरी बनाते हैं, ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये कंसेप्ट को समझकर आप केन्स की जो थियरी है, केन्स थियरी ऑफ इनकम एंड केन्स जनरल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो पढ़ने वाले हैं, और अगर वो आपको इजीली समझ में आनी चाहिए तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड वो होती है जो पूरे इकोनॉमी में फैलती है, राइट, पूरे इकोनॉमी की डिमांड है, और अगर वो डिमांड is backed by money, desire and willpower to use money, मतलब आपको वो डिमांड कंप्लीट करनी ही करनी है, आपने उसके लिए मनी खर्च किया, वो खर्च करने का विलिंगनेस मतलब इच्छा आपको है, देन दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड इज नॉट एग्रीगेट डिमांड, इफेक्टिव डिमांड इज लाइक एक्चुअल डिमांड। अब बहुत बार हमें कुछ विश होती है कि फ्यूचर में हम ये खरीदे वो खरीदे, राइट, लेकिन वो जो होता है दैट इज नॉट द एक्चुअल डिमांड, दैट इज जस्ट अ पोटेंशियल डिमांड, दैट इज एग्रीगेट डिमांड फॉर इकोनॉमी। अब इसके साथ हम एग्रीगेट सप्लाई की ओर जा रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, दैट्स व्हाट वी विल बी सीइंग। एग्रीगेट सप्लाई मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ईच ईयर। एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे गुड्स का एंड सर्विसेज का वॉल्यूम, ओके, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है एक साल में, एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में, उसका मेजर, ओके, क्वांटिटी कितनी टोटल है वो। AS, that is aggregate supply, represents the ability of an economy to deliver goods and services to meet demand. तो एग्रीगेट सप्लाई ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी एबिलिटी क्या है, एक इकोनॉमी में जो गुड्स और सर्विस बन रहा है वो डिमांड के हिसाब से प्रोवाइड करने की एबिलिटी क्या है, वो आपको समझ में आ रहा है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, तो वो क्या है, इट्स अ टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी फॉर ईच ईयर और फॉर अ ईयर। ओके, इसके साथ हम अगले पॉइंट पे जाते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू, पैसों की वैल्यू है, ऑफ टोटल आउटपुट अवेलेबल इन द इकोनॉमी फॉर परचेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। सो एग्रीगेट सप्लाई ये आपके पैसों की वैल्यू है एक्चुअली, मतलब जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किए, सर्विस प्रोड्यूस किए, वो पूरे के पूरे एक डिफरेंट क्वांटिटी में रहते हैं, राइट। तो ये क्वांटिटी जो आपने प्रोड्यूस की है उसको आप मनी में कन्वर्ट करते हो, मतलब मैंने अगर एक बुक की प्राइस है 40 रुपए, मैंने 5 बुक प्रोड्यूस किए, तो मेरा एग्रीगेट सप्लाई कितना होने वाला है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 40, दैट इज 200 रुपीज। तो मेरा एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा उस टाइम, 200 रुपीज। और ऐसे 5 लोगों ने अगर किया है तो मेरा 200 और 5 लोगों का मिलाकर 200 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 1000। मतलब पूरे इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, 1000, अगर उस इकोनॉमी में सिर्फ बुक्स बन रहे और 5 लोग ही बना रहे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, राइट? ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो व्हाट इज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, हमने वो देखा था अगर आपको याद है, जो एग्रीगेट सप्लाई छोटे टाइम के लिए चलता है और इसमें प्राइजेस फ्लेक्सिबल रह सकती है, लेकिन वेज रेट और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एकदम कांस्टेंट रहता है। प्राइजेस चेंज हो सकती है लेकिन प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर इनपुट, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो रहते हैं आपके, दैट इज वेज रेट और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कांस्टेंट रहेगा। इन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आपके ये दोनों चीजें चलती रहेगी, तो प्राइस के साथ आपका वेज रेट भी मतलब हिल सकता है और उसके साथ आपकी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि देखो लॉन्ग रन मतलब बड़ा टाइम, राइट। तो बड़े टाइम में क्या होता है, आप एकदम से अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। जैसे पहले हम पैसे डायरेक्टली पे करते थे, हार्ड कैश पे करते थे, राइट। उसके पहले बार्टर सिस्टम थी जहां पर चीजों के बदले चीजें ट्रांसफर होती थी। इन द सेंस अगर मैं आपको 4 चावल की बोरियां दे रही हूँ तो आप मुझे शायद एक
दो गेहूं की बोरियां दे रही है उसके अगेंस्ट, उसके एक्सचेंज में, सो उसको बार्टर बोला जाता था, बार्टर ट्रेड। फिर पैसे आए तो हमने पैसे यूज करना शुरू किया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, हम आज जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, हम डायरेक्टली कार्ड्स यूज कर सकते थे, राइट। एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। उसके साथ और भी एक बदलाव आया कि हम नेट बैंकिंग कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट पे बैठकर सब कुछ बैंकिंग का काम कर सकते हैं। उसके बाद एक और बदलाव आया कि आपके पेटीएम, फोन पे जैसे एप्स, भीम और बहुत सारे एप्स जिस पे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। आपको पैसे की मतलब पैसे होने चाहिए आपके अकाउंट में, लेकिन वो हार्ड कैश देने की जरूरत नहीं है, कैश हैंडल करने की जरूरत नहीं है, राइट। कितना भी छोटा अमाउंट हो, आप वो स्कैन करेंगे कोड और भेज देंगे। Sorry. So this is like change in technology throughout the period. और ये change in technology कब होता है, जब आप लॉन्ग रन में हो। आई एम रियली सॉरी। इसीलिए शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई से लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई अलग होता है। उसके साथ हमने ये देखा था, इन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर इज अज्यूम टू बी वर्टिकल, मतलब ऐसा पूरा का पूरा ऐसे स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड जाने वाली, ऊपर जाने वाली स्ट्रेट लाइन। क्योंकि कौन सी भी प्राइस अगर चेंज होती है, लॉन्ग रन में आपका सप्लाई चेंज नहीं होने वाला। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ कर। आपकी प्राइस कितनी भी चेंज होती रहे, मैंने इसके लिए एक ड्राइंग भी निकाल के दिखाया था, लेकिन लेट मी रिफ्रेश यू क्योंकि एक हफ्ता चला गया है, राइट। तो सिंपली मैंने ये दिखाया था आपको कि ऐसे सोचिए कि ये आपकी प्राइस है, क्योंकि अब आपको ये पता है सप्लाई अलाउ में हम क्या देखते थे, प्राइस देखते थे यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी क्वांटिटी देखते थे, राइट। और ये आपका एक्स एक्सिस है जहां पर क्यू लिखा है, पी है वाई एक्सिस पर, तो प्राइस। तो मेरा सप्लाई कर्व कैसे होने वाला है लॉन्ग रन में, उसको हम बोलेंगे LRAS, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, राइट। वो कैसे होगा, एकदम से स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि आपकी प्राइस कितनी भी चेंज हो, आपका सप्लाई बदलने वाला नहीं है। तो प्राइस बढ़ी तो भी सप्लाई सेम रहा, प्राइस और बढ़ी वो भी सेम रहा, तो प्राइस घटने का और बढ़ने का कुछ कुछ मतलब नहीं रहता। द सप्लाई का इज सेम। समझ में आ रहा है मैंने जो ड्रॉ किया है आपको? ओके। अगर आप जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब मैं समझ लेती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, लेट्स सी उसके बाद क्या आता है। In the long run, SRAS, that is short run aggregate supply curve, is assumed to be upward sloping. मतलब SRAS भी upward sloping ही है, okay. It is responsive to change in aggregate demand, reflects in the change in aggregate price levered. मतलब आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा शॉर्ट रन वाला, वो अपवर्ड स्लोपिंग रहने वाला है, जिसका मतलब होता है अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे होता है, फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू राइट अपवर्ड। ओके, सो जैसे वो क्या बताता है शॉर्ट रन में, कि अगर यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी है, तो आपको ये बताता है कि जैसे आपकी प्राइस कम है, आपकी क्वांटिटी भी कम सप्लाई होगी। अगर आपकी वो बुक की प्राइस बढ़ गई, तो ज्यादा बुक मार्केट में सप्लाई किए जाएंगे। दैट इज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, राइट। लॉन्ग रन में हमने कैसे दिखाया था कि सप्लाई कर ऐसे होने वाला है, इट्स नॉट वर्टिकल, लेकिन वर्टिकल बोल दीजिए अब। सो इट इज LRAS एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। और ये है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा एक बार बता दीजिए मुझे कि आपको क्या समझ में आ रहा है। मैंने लिखा है यहाँ पर सब कुछ, राइट। तो बता दीजिए मुझे कि ये क्या दिख रहा है आपको और क्या समझ में आ रहा है आपको। इज देयर एनीबडी हु वांट्स टू स्पीक? मैं कितने भी चित्र निकाल सकती हूँ, ओके, जब तक आप आंसर नहीं दे रहे हो। बता दीजिए मुझे क्या समझ में आ रहा है आपको इसके हिसाब से।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, राइट, कि क्या समझ में आ रहा है आपको, राइट? ओके, सो लेट्स नॉट स्पीक। अगर आपको बोलना नहीं है आप मत बताइए। लेट्स से कि आपको अगर मुझे कुछ बोलना है, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। आप आपके जो चैट बॉक्स है उसमें आपके आंसर डाल सकते हो कि आपको क्या लगता है कि एग्रीगेट, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर में क्या डिफरेंस रहता है। सिर्फ एक लाइन आपके चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो अगर बोलने के लिए आपको कुछ डर लग रहा है। तो इसके बाद आता है कि हमें ऑलरेडी पता है कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो आपके जो आउटपुट है, आपका जो प्रोडक्शन है, उसका जो फाइनल आउटपुट मतलब फाइनल प्रोडक्शन है, उसका जो पैसे का वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? अगर आप लैंड यूज कर रहे हो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फर्म, तो आप रेंट पे करोगे। अगर आप लेबर को हायर कर रहे हो तो आप वेज पे करोगे। अगर आप कैपिटल यूज कर रहे हो तो आप उस पर इंटरेस्ट दे दोगे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस उनको। और अगर आप एंटरप्रेन्योर को यूज कर रहे हो या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको प्रॉफिट में पैसे मिलेंगे, राइट? तो इसके लिए जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है आपके रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट में, अगर आपको वो सर्कुलर फ्लो याद होगा तो। लेकिन आई नो आप कितने होशियार है, तो आई एम नॉट expecting anything from you. Among factors of production which help to produce the output, तो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कौन से फैक्टर्स आपको यूज हो रहे हैं, उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं against their services, that is called final output. Okay, from the producer's point of view, मतलब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, it is a cost of producing goods and services which must be recovered फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट। तो ये जो आप रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को पे कर रहे हो गुड्स बनाने के लिए, ये आपकी हो जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और प्रोड्यूसर को मतलब फर्म्स को ये रिकवर करनी पड़ती है क्योंकि अदरवाइज उनको प्रॉफिट नहीं मिलता या फिर उनका कुछ फायदा ही नहीं है अगर ये रिकवर नहीं हुई तो। अदरवाइज दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट, राइट? Since the sum of factors income, that is rent plus wage plus interest plus profit at a national level, मतलब पूरे कंट्री के लिए ये जो फैक्टर इनकम होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो चार है उनके अगेंस्ट मिलने वाला इनकम जिसको फैक्टर इनकम कहते हैं, ये फैक्टर का पूरा फैक्टर इनकम जो पूरे के पूरे नेशनल लेवल पे होता है, ओके, देयरफॉर उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट आउटपुट एंड नेशनल इनकम। एंड इसीलिए आपका एग्रीगेट सप्लाई, आपका नेशनल आउटपुट और आपका नेशनल इनकम ये सेम रहता है। मुझे क्यों इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि ए इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल आउटपुट और इक्वल टू नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री का इनकम, नेशनल आउटपुट मतलब पूरे कंट्री का आउटपुट, और उसका ही मतलब होता है पूरे कंट्री का एग्रीगेट सप्लाई। ओके, और ये कैसे मिलता है? आप पूरे कंट्री के लिए रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट, ऐसे चीजें एड अप कर लोगे पूरे के पूरे कंट्री के लिए तो आपको मिलेगा एग्रीगेट सप्लाई। ओके, इसके बाद आता है कूल। आशना, आपने जो जवाब दिया है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही रियली इट्स रियली गुड। आपने बोला है कि एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन में होता है जो चेंज ऑफ प्राइस के कारण होता है, डेफिनेटली, और एग्रीगेट सप्लाई जो लॉन्ग रन में रहता है वो इट्स नॉट बिकॉज चेंज ऑफ प्राइस बट इट्स बिकॉज
चेंज इन वेजेस एंड टेक्नोलॉजी। तो प्राइस की जगह वहां पर टेक्नोलॉजी होना चाहिए, लेकिन बहुत ही उम्दा जवाब, वेरी गुड। इसके साथ आता है अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, वाई इज अ नेशनल इनकम, हमने यही देखा राइट अभी। दस इनकम और टोटल आउटपुट, यस, डू यू वांट टू से समथिंग? ओके। Thus, income or total output measures the aggregate supply of goods and services. और इसके लिए आपका इनकम ही बन जाता है आपका एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, उसके बाद आता है एक ग्राफ जो आपको पढ़ना है। इसीलिए मैंने बोला था अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, शंका है, डिफिकल्टी है, प्लीज आस्क मी एट दैट टाइम ओनली। नाउ यू हैव टू लर्न द सप्लाई कर, एग्रीगेट सप्लाई कर। सो ऑन द वाई एक्सिस अगर आप देखें, अगर आप देखें तो यहाँ पर है टोटल स्पेंडिंग्स, मतलब आपका टोटल खर्चा। टोटल स्पेंडिंग्स मतलब ही क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर हो जाता है। इट्स इन रुपीज क्रोर, हमें अभी के लिए यूनिट्स की जरूरी नहीं है। और आपके एक्स एक्सिस पे है नेशनल इनकम। ओके, नेशनल इनकम इज व्हाट, आपका पूरा का पूरा कंट्री का इनकम। अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल स्पेंडिंग पे ध्यान दे तो आप कब स्पेंड करते हो? जब भी आप कोई क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस हायर करते हो या फिर कुछ खरीदते हो तो आपका एक्सपेंडिचर हो जाता है, राइट? तो इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है कि यही आपकी प्राइस भी होनी चाहिए प्रोड्यूस की, राइट? क्योंकि वो जो आप टोटल स्पेंड कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, आप प्राइस के हिसाब से ही खरीद रहे हो, तो आप जो स्पेंड करोगे वो आपके आउटपुट की प्राइस होनी चाहिए। ओके, और ये प्राइस आपको ऊपर ऊपर जाती हुई दिख रही है, 100, 200, 300 बढ़ रही है ऊपर। और यहाँ पर नेशनल इनकम है, और हमने देखा नेशनल इनकम मतलब ही क्या था, आउटपुट था, राइट? नेशनल आउटपुट था, अगर आपको याद है। इसका मतलब आउटपुट आप कहाँ से दिखाते हो, आप क्वांटिटी में दिखाते हो। तो ये आपका सिंपली ग्राफ ही बन गया जो आपने सप्लाई लॉ में, लॉ ऑफ सप्लाई जो आपने पढ़ा था पहले, उसमें देखा था, राइट? सिर्फ यहाँ पर कुछ नाम अलग है, बाकी कुछ अलग नहीं है। ये एग्रीगेट सप्लाई वाला ग्राफ है क्योंकि, तो आपके वाई एक्सिस पे प्राइजेस ही है लेकिन टोटल स्पेंडिंग्स के फॉर्म में, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ही है लेकिन आपको वो क्वांटिटी कहाँ से मिल रही है, नेशनल इनकम से मिल रही है। ओके, और ये भी एक्स एक्सिस पे जैसे आप राइट 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 जाते जाओगे, राइट वर्ड जाओगे तो आपकी प्राइजेस बढ़ती जाएगी, वाई एक्सिस पे ऊपर ऊपर जाओगे तो आपकी प्राइजेस बढ़ती जाएगी। और इसके लिए हम क्या कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर ये जो है वो करेक्टली 45 डिग्री का लाइन है। मतलब एंगल क्या है, एक्स ओ और ये वाई इज इक्वल टू सी प्लस ए, सी एंगल है 45 डिग्री का एंगल। हमेशा यही एंगल रहता है एग्रीगेट सप्लाई कर के कर में। ओके, तो आपको क्या दिखता है कि जैसे प्राइस 100 थी, आप 100 मतलब आपका आउटपुट या फिर नेशनल इनकम भी 100 था। ओके, जैसे आपकी प्राइस बढ़ी, जैसे आपके स्पेंडिंग बढ़ गए, आपका सप्लाई भी बढ़ गया, 200 तक पहुंच गया क्योंकि उससे 200 रुपीज मिलने लगे। जैसे आपकी और प्राइस बढ़ गई, आपका ये 300 तक पहुंच गया। आपको समझ में आ रहा है? तो ये सिंपली क्या है, जैसे आपकी प्राइस या फिर आपके स्पेंडिंग, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, आपका नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है। क्योंकि हमने देखा था एक के लिए एक्सपेंडिचर है तो दूसरे के लिए इनकम है, तो सिंपली एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू इनकम, राइट? एक्सपेंडिचर जो भी है मस्ट बी इक्वल टू इनकम। तो आपको शायद ये एग्रीगेट सप्लाई कर के बारे में अभी समझ में आ रहा होगा, होपफुली, जो मैंने बताया है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर अगर आप देखोगे तो वो अपवर्ड है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में, और ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये अपवर्ड स्लोपिंग है। उसको पॉजिटिव स्लोप भी कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे स्पेंडिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे सप्लाई क्वांटिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। तो दोनों भी ऊपर ऊपर जाते हैं, और इसलिए या फिर बढ़ते बढ़ते जाते हैं या दोनों भी घटते हैं।
एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक क्वांटिटी घटती है तो दूसरी भी घटती है, और इसीलिए इसको बोला जाता है पॉजिटिव स्लोप या फिर डायरेक्ट कनेक्शन उन दोनों में। ओके, तो इसीलिए वो पॉजिटिव स्लोप है फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके साथ एक और ग्राफ बन जाता है जो हमने अभी के लिए देखा था, उसी ग्राफ का हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले। ओके, लेट्स सी क्या एक्सप्लेनेशन आता है हमारे पास। सो कंपोनेंट्स क्या है ग्राफ में? मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई आर टू, कंजम्पशन एंड सेविंग। तो एग्रीगेट सप्लाई के दो मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं, एक है कंजम्पशन, एक है सेविंग। क्योंकि सप्लाई के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वाई, दैट इज इनकम, क्योंकि हमने देखा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, राइट? तो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एक जो कंजम्पशन से आता है और एक जो सेविंग से आता है, राइट? इसीलिए आपके एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला बन जाता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अगर आपको याद है, ऐसे ही हमने कंजम्पशन का भी देखा था, सॉरी नॉट कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड का भी देखा था। एग्रीगेट डिमांड था C प्लस I, आपको याद है? पिछले हमने देखा था। लेट मी चेक, अगर मैं आपको जल्दी से ये दिखा पाऊंगी। देखो, ये जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I। क्योंकि हमने ये एग्रीगेट, ये देखो एग्रीगेट डिमांड, तो हमने क्या किया था, C प्लस I करके उनको जोड़ दिया था। तो ये था हमारे एग्रीगेट डिमांड के बारे में। तो वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम क्या देख रहे हैं? एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला रहता है C प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सर्विसेज। दस नेशनल इनकम Y और एग्रीगेट सप्लाई AS इज सम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो सेविंग का और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दोनों का टोटल हो जाता है आपका एग्रीगेट सप्लाई, और इसका ही मतलब हो जाता है इनकम, नेशनल इनकम। ओके, तो आपका एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस एस, दैट इज इनकम इज इक्वल टू C प्लस एस। अब एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। जो अभी के लिए ग्राफ में हम देख रहे हैं वही हम देख रहे हैं एक बार फिर। एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड टोटल स्पेंडिंग, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग, वी आर शोइंग इट ऑन अ वाई एक्सिस। ओके, उसके बाद होता है कि AS कर्व इज आर्टिफिशियली रिप्रेजेंटेड बाय 45 डिग्री लाइन। तो आपका एग्रीगेट सप्लाई का कर्व वो 45 डिग्री लाइन पे है जो हमने देखी, क्योंकि फ्रॉम द ओरिजिन एज every point on this line is equidistant from x axis and y axis। तो ये लाइन पे जो भी पॉइंट गिरेगा, मतलब ये लाइन में जो भी एक पॉइंट अज्यूम करो, उसका डिस्टेंस y और x से सेम दूरी पे है, उसका डिस्टेंस सेम है, अंतर सेम है क्या पॉइंट मतलब। ओके, टेकिंग सेम स्केल ऑन द बोथ एक्सिस, लेकिन हमें क्या करना होगा, दोनों एक्सिस पे सेम स्केल लेनी पड़ेगी। ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन इंडिकेट्स एक्सपेंडिचर, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये लाइन पे गिरने वाला हर एक पॉइंट हमें ये बताता है कि एक्सपेंडिचर, जो जिसका मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, दैट इज C प्लस I इज इक्वल टू इनकम, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई C प्लस S। As curve is represented by 45 degree line, so that when AD curve intersects it, देखो हमने AD कर्व के बारे में देखा था। ओके, अगर आपको याद है तो हमने क्या देखा था, ये जो AD कर्व है वो कहीं ऐसे जाता है, राइट? आपको याद है हमने देखा है AD कर्व ऐसा, तो ये है AS कर्व सिंपली, और ये है AD कर्व। तो जब भी AD कर्व दैट इज C प्लस I AS कर्व से मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होगा आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, और यही सिंपली आपको बताना है इसमें केन्स को। तो AS कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय 45 डिग्री लाइन, सो दैट
when AD curve intersects it, AD becomes equal to AS. So at that point हम इसको E नाम देते हैं. ओके, सो एट पॉइंट E AD क्या बन जाता है? AD इक्वल टू AS बन जाता है. ओके, क्योंकि ये दोनों एक साथ इंटरसेक्ट करे एक ही पॉइंट पे, और ये 45 डिग्री का लाइन है जहां पर AD इक्वल टू AS हो जाता है जब AD पॉइंट उसको, AD का रे उसको इंटरसेक्ट करेगा. Thus, every point on 45 degree line represents AD equal to AS, that is equilibrium. क्या आपको ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम जो मैं बता रही हूँ? जब आपका एग्रीगेट सप्लाई का 45 डिग्री लाइन है, उसको एग्रीगेट डिमांड का लाइन इंटरसेक्ट कर जाता है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट को हम बोलने वाले हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि वहां पर एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. और इसका ही मतलब होता है कि आपका जो इनकम है, जो जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, वो इक्वल टू होने वाला है आपके एक्सपेंडिचर से जो आपकी डिमांड होती है. मतलब इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर. ओके, अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी है प्लीज आस्क मी, I'll just explain it to you. Okay, 45 degree lines implies that the sum of consumption and savings, that is C plus S, is always equal to the level of income Y. तो Y कितने होने वाला है? C plus S. Since technology is assumed to be constant during short period, अगर आपको याद है शॉर्ट टर्म में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता बिल्कुल, तो आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड only by employing more resources, mainly from labor. तो आप जैसे जैसे लेबर लोगों को बढ़ाओगे तो ही आपका एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेम रहने वाली है, मशीन सेम रहने वाली है, तो आपको अगर आप ज्यादा आदमियों को, मतलब ज्यादा वर्किंग फोर्स को हायर करोगे, तो वो वर्किंग पीपल होंगे जो ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और आपका सप्लाई बढ़ेगा. इसका मतलब अगर आपके शॉर्ट रन में आपकी टेक्नोलॉजी सेम है, वेज रेट सेम है, सिर्फ प्राइस चेंज हो सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस, मेनली वर्किंग फोर्स को हायर करना पड़ेगा, और आपका एग्रीगेट सप्लाई तब बढ़ेगा अगर आप नए लोगों को हायर कर रहे हो, राइट? तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट? Thus aggregate supply increases in direct proportion to increase in employment. तो जैसी आपकी एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपके जॉब्स बढ़ेंगे इकोनॉमी में, वैसे एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ता जाएगा. यही हम देखे हैं, राइट? कि क्योंकि शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, राइट? और उसके साथ आपका वेज रेट भी फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब बहुत ही कांस्टेंट है, वो भी फ्लेक्सिबल नहीं है, राइट? आपकी सिर्फ प्राइस फ्लेक्सिबल है, लेकिन प्राइस का अभी हमारे लिए कुछ मायने नहीं है, क्योंकि हमें एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाना है. तो हमें क्या करना चाहिए? नए नए रिसोर्स लाने चाहिए अंदर, क्योंकि आप कुछ बाकी चेंज नहीं कर सकते, आपका प्लांट नहीं बढ़ा सकते, आप नई मशीनरी नहीं खरीद सकते, क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है, राइट? तो शॉर्ट रन में हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा वर्किंग फोर्स को, वर्किंग पीपल को, जो काम करने वाले मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा काम पे लेना पड़ेगा. ओके, तो अगर आप ज्यादा लोगों को काम दोगे, उसका मतलब क्या है? आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है इकोनॉमी में, और जैसे ही ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, और जो प्रोड्यूस करेंगे इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. ओके, समझ में आ रहा है? तो सिंपली इट्स लाइक अ चेन. अगर आपको एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाना है तो पहले आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, या फिर जैसे ही इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, शॉर्ट रन में आपका एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता हुआ दिखाई देगा. ओके, ये समझ में आ रहा है आपको? इज देयर एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी दैट यू आर फेसिंग टू क्लियर दिस? आई नो आपको कुछ डिफिकल्टी होती ही नहीं है. आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ इन दिस डेज. सो लेट्स गो अहेड. इसके साथ क्या आता है हमारा? केनेशियन एग्रीगेट सप्लाई का. तो हमने एग्रीगेट सप्लाई के बारे में तो बात की, लेकिन केन्स का थोड़ा कहना जो है एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, वो थोड़ा सा कुछ अलग है. तो केनेशियन की कंसेप्ट क्या है देखो. ओके, अगर आप देख रहे हो तो लेट मी शो यू कि ये जैसे ही आप देख रहे हो, वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, जैसे आपके सप्लाई और डिमांड लॉ में रहती है, यहाँ पर सप्लाई देख रहे हैं. तो केन्स का क्या बोलना है कि जैसे
कुछ देर के लिए आपका सप्लाई करना पूरा का पूरा फ्लैट रहता है। इसका मतलब जैसे प्राइस कांस्टेंट ही होगी और सेम कांस्टेंट प्राइस पे आपका सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब आप जितना उस लेवल तक पहुंच नहीं रहे हो फुल एम्प्लॉयमेंट के, आपका सप्लाई बढ़ता ही चला जाएगा। पहले 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50। तो आप 50 पे जैसे ही आते हो, आप शायद फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल तक आते हो आउटपुट के, तो उस टाइम से इकोनॉमी में समझ आता है कि अब बस, अब इसके बाद आप किसी को भी कितना भी आउटपुट नहीं बढ़ा पाएंगे। कितनी भी प्राइस चेंज कर लो ना चेंज कर लो, आपका आउटपुट बढ़ने वाला नहीं है। और उस टाइम आपका सप्लाई कर एकदम से शिफ्ट हो जाता है 90 डिग्रीज में और वर्टिकल जाने लगता है। ओके, तब आप कितनी भी प्राइस चेंज करो, आपकी क्वांटिटी बढ़ने वाली नहीं है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो पहले प्राइस कांस्टेंट ही, सप्लाई चेंज हो रहा था। Q1, Q2, Q3 मतलब 10, 20, 30, 40, 50। और जैसे ही आप एक पॉइंट पे पहुंच गए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच गए, जहां पर मैक्सिमम आउटपुट आपका है, मैक्सिमम यूज हो रहा है सभी रिसोर्सेस का, तो आपका सप्लाई एकदम से रुक जाएगा। और आप कितनी भी प्राइस बढ़ाओ, कितनी ज्यादा प्राइस देते जाओ प्रोडक्शन को, आपका सप्लाई चेंज होने वाला नहीं है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। और अगर ये आप मेरे ड्राइंग को भूल जाओ और सिर्फ ग्राफ देखो, तो आपको समझ में आएगा दिस विल बी लाइक दिस ग्राफ, 90 डिग्रीज वाला ग्राफ। ओके, और उसको हम बोलेंगे ए कर्व। ये केनेशियन इकोनॉमिक्स के बारे में या फिर केनेशियन कंसेप्ट है। ओके, तो क्या दिखता है हमें यहाँ पर, वो देखते हैं। पहले उसके 3 मिनट में आपका ये लेक्चर एज यूजुअल खत्म होने वाला है, क्योंकि 40 मिनट हम खत्म कर रहे हैं। तो आपको फिर से वही लिंक पर लॉग इन करना है। मैं आपको आगे वाले कंसेप्ट थोड़ा पढ़ाने वाली हूँ और उसके बाद आपको अटेंडेंस शीट भी भेजने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स गेट लॉग इन हियर अगेन, वही सेम लिंक यूज करके। आपको सबको समझ में आ रहा है? ओके, लेट, समझ में आ रहा है राइट? ओके, so in Keynesian approach, aggregate supply is perfectly elastic with the respect to the price level till full employment level of output. जब तक आप वो पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते जिस पॉइंट पे सब रिसोर्सेस एकदम से फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं और कोई भी एक्स्ट्रा आप यूज नहीं कर सकते रिसोर्सेस का, दैट इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मैंने आपको बहुत बार उसके बारे में पढ़ाया है। तब तक आपका एग्रीगेट सप्लाई कर कैसे रहने वाला है? परफेक्टली इलास्टिक, मतलब आप कितनी भी, वही सेम प्राइस है, आपका आउटपुट चेंज होता ही रहेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, उसके आगे अगर आपने कितनी भी प्राइस बढ़ाई तो भी आपके सप्लाई लेवल पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि वो सप्लाई कर आगे जाके परफेक्टली इन इलास्टिक होने वाला है। तो आपका फ्लैट कर्व मतलब परफेक्टली इलास्टिक, आगे वाला ऊपर का कर्व दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। प्राइस कितना भी चेंज करो, सप्लाई चेंज होने वाला नहीं है, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, अपवर्ड जाने वाला। फ्लैट है, परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस सेम रहती है लेकिन सप्लाई चेंज होता रहता है। ओके, it means firms are willing to produce any amount of output at the prevailing price level till full employment level of output is reached. इसका मतलब होता है कि आपके फर्म्स में आप कितना भी विलिंग हो प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा अमाउंट आउटपुट की, प्रीवेलिंग प्राइस लेवल जो भी होनी चाहिए, आप फुल एम्प्लॉयमेंट तक जाओगे, प्राइस चेंज होगा भी नहीं होगा भी, लेकिन तब तक आपका आउटपुट बढ़ता ही रहेगा टिल द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, इसके बारे में अगला वाला जो पॉइंट है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि अगर फिर वो हाफ में कट हो जाता है। ओके, सो होपफुली मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं है तो पूछो। ओके, लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट सेशन।